अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सारी बेटियों को बुलाकर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दोगी तो तुम्हारी पसंद का इनाम भी तुम्हें मिलेगा। तो चलो सब एक ही लाइन में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम लोगों को कौन खिलाता है और कौन पहनाता है। दोस्तों, 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बाजान हम तो आपका ही दिया हुआ खाते हैं और आप ही का दिया हुआ पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद का इनाम दिया। और जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैं तो अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये सब मेरा नसीब है। बादशाह ये जवाब सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और अपनी छोटी बेटी से कहा, ऐ कमबख्त, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा जान। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं ये कैसे मेरे बग़ैर अल्लाह का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से सारे जेवर ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बग़ैर किसी साजो सामान के बादशाह के कहने पर उसे जंगल में ले जाकर तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत मुतमईन थी और उसे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि जो भी ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और जब सिपाही शहज़ादी को जंगल में तन्हा छोड़कर जाने लगा तो शहज़ादी जंगल में चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। दोपहर से शाम होने वाली थी तो शहज़ादी ने सोचा, क्यों न थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊंगी, ताकि कोई जंगली जानवर मेरे पास नहीं आएगा, रात भी आसानी के साथ गुजर जाएगी। तो शहज़ादी जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए चल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी की खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो शहज़ादी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई कि आखिर इस वीरान जंगल में झोपड़ी कहाँ से आई। जब वो उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। तो शहज़ादी कमरे में इधर उधर देखती है तो एक कोने में पानी का एक गड्ढा रखा हुआ होता है। तो वो एक गिलास में पानी भरकर वो बूढ़े शख्स को पिलाती है और उस झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में वो बूढ़ा आदमी शहज़ादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतने वीरान जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तो शहज़ादी ने अपना पूरा मामला उसे बताया कि वो उस वीरान जंगल में कैसे पहुंची है। तो वो बूढ़ा आदमी शहज़ादी को झोपड़ी में रहने की इजाज़त देता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ और सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं पर रहो और झोपड़ी में खाने पीने का सामान भी मौजूद है। पास में ही एक नदी है, तुम वहाँ से गड्ढे में पानी भरकर ले आना। दोस्तों, सुबह को वो बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है और झोपड़ी में शहज़ादी अकेली रह जाती है। वो झोपड़ी को साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रखती है और आधा बाहर रख देती है ताकि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो इसे पी लेगा और फिर खुद अंदर झोपड़ी में आकर सो जाती है। और सुबह सवेरे जब शहज़ादी की आंख खुलती है तो देखती है कि दूध का बर्तन तो खाली है लेकिन उसके करीब ही कोई लाल चीज़ पड़ी हुई है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होती है। और पास में ही एक सांप का निशान भी नज़र आ रहा था। तभी शहज़ादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुन रखा था कि जब कोई सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा नायाब लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, शहज़ादी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद वो सांप बहुत ज़्यादा भूखा रहा होगा, इसीलिए दूध पीकर खुशी में ये लाल चीज़ छोड़ गया है। फिर वो नायाब चीज़ उठाकर
अपने पास रख लेती है और फिर दूसरी रात दूध बर्तन में रखकर उसी जगह रख देती है और अगली सुबह देखती है तो फिर कोई नायाब चीज़ वहाँ रखी हुई होती है। दोस्तों, ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और उस शहज़ादी के पास वो 7 हीरे जमा हो जाते हैं और अगले ही दिन वो बूढ़ा शख्स शहर से वापस आ जाता है। तभी शहज़ादी वो नायाब चीज़ उस बूढ़े शख्स को दिखाती है और सारा माजरा बयान करती है और बूढ़े को 3 हीरे देती है और कहती है कि आप शहर में जाकर ये लाल हीरे को बेच दें और साथ में महल बनाने वाले मज़दूरों को साथ लेकर आ जाएं। बाकी के 4 हीरे शहज़ादी अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और कुछ ही दिनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें वो बूढ़ा आदमी और शहज़ादी रहने लगती है। एक दिन आलीशान महल जिसमें चारों तरफ नौकर चाकर और ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और शहज़ादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी खोल देती है जिसमें हज़ारों की तादाद में मज़दूर काम करते हैं और उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होता है। दोस्तों, देखते ही देखते जंगल एक शहर में तब्दील हो जाता है और दूर दूर तक इस बात के चर्चे होने लगते हैं कि शहज़ादी बहुत ज़्यादा रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते जब बादशाह के कान में पहुंचती है तो बादशाह को ये ख्याल आता है कि मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन से मुल्क की शहज़ादी है जिसके लोग इतनी तारीफ़ करते हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है कि वो शहज़ादी से मुलाकात करना चाहता है और जब सिपाही शहज़ादी को बताते हैं तो शहज़ादी सिपाहियों से कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं कि वो अपने साथ अपनी तमाम बेटियों को भी लेकर आएं। और फिर सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम सुना देते हैं और फिर बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ उस शहज़ादी के महल पर मुलाकात के लिए आता है। तो शहज़ादी अपने चेहरे पर नकाब पहनकर उन सब से मुलाकात करती है और उन सब के लिए 7 रंग के खाने पेश करते हैं और हर खाने के साथ उसी रंग के सूट और जेवरात पहनकर आती है। दोस्तों, महल की ये शान व शौकत, ये खूबसूरती और शहज़ादी का ये अंदाज़ बादशाह और बादशाह के साथ आई हुई तमाम लड़कियों को हैरान और मुतासिर कर देता है। आखिर में बादशाह शहज़ादी से बोल ही देता है, तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी कि तुम मेरी बेटी ही की तरह हो, इसलिए तुम्हें हमसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी बेटियों को अपने साथ लेकर आया हूँ, फिर भला हमसे ये पर्दा क्यों। दोस्तों, बादशाह के बहुत ही इसरार करने पर वो शहज़ादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद तमाम शहज़ादियाँ आपस में गुफ्तगू करने लगती है कि ये इतने महंगे महंगे जेवरात पहन रखी है, अब ये कैसे तैयार होकर आएगी। इतने में सब देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है।